इस वीडियो में हम लोग बिहार के कुछ ऐसे धरोहर मतलब बिहार के कुछ ऐसे पर्सनालिटी की बात करने वाले हैं जो आपके आने वाले बीपीएससी के एग्जाम मतलब सुपर टेट वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर बिहार स्पेशल का पहले वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं और अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नवनीत ट्यूटोरियल पे। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर हम बाबू कुंवर सिंह की बात करते हैं तो इनके बारे में कह रहा है कि जगदीशपुर के कुंवर सिंह सन 1857 ईस्वी के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही और महानायक। इनका जन्म 23 अप्रैल 1777 ईस्वी को बिहार राज्य के भोजपुर जिले के जगदीशपुर नामक गांव में हुआ था। 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के पास अंतिम लड़ाई में कुंवर सिंह ने कंपनी के सैनिकों को जगदीशपुर के पास खदेड़ कर जगदीशपुर किले से अंग्रेजों का यूनियन जैक झंडा उतार फेंका था। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू कुंवर सिंह, मतलब बाबू कुंवर सिंह हो जाएगा। या नहीं तो पूछ सकता है कि बाबू कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 23 अप्रैल 1777 ईस्वी को हुआ था। वहीं पूछ सकता है कि इनका जन्म किस जिले में या किस गांव में हुआ था? तो इनका जन्म बिहार राज्य के भोजपुर जिले के जगदीशपुर नामक ग्राम में हुआ था। या नहीं तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंग्रेजों का यूनियन जैक झंडा किसने उतार फेंका था? तो बाबू कुंवर सिंह, ठीक है। और कब ऐसा हुआ था? तो 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को। फिर कह रहा है कि लड़ाई में बुरी तरह घायल हो जाने के कारण कुंवर सिंह 26 अप्रैल 1858 ईस्वी में वीर गति को प्राप्त हुए। मतलब अगर क्वेश्चन पूछे कि बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई तो 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट अमर सिंह की बात करें तो कुंवर सिंह के वीर गति प्राप्त हो जाने के पश्चात उनके छोटे भाई अमर सिंह ने आंदोलन की कमान संभाली। मतलब ये अमर सिंह कौन थे? तो बाबू कुंवर सिंह के छोटे भाई थे, ठीक है, ध्यान रहेगा। बाबू कुंवर सिंह के छोटे भाई का नाम क्या था? तो अमर सिंह था। अंग्रेजों के विरुद्ध अमर सिंह को छापामार युद्ध लड़ाई के लिए भी जाना जाता था। अमर सिंह ने जगदीशपुर में समानांतर भारतीय सरकार की स्थापना की और इनका प्रमुख हरकिशन सिंह को बनाया गया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जगदीशपुर में समानांतर भारतीय सरकार की स्थापना किसने की? तो अमर सिंह ने जगदीशपुर में समानांतर भारतीय सरकार की स्थापना की और इसका प्रमुख किसको बनाया गया? तो हरकिशन सिंह को इसका प्रमुख बनाया गया। क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ सकता है, इसलिए हम लोग इसको एकदम डिटेल में लेकर के चल रहे हैं। तो बस वीडियो के अंत तक बस आप लोग बने रहे। आई प्रॉमिस कि ये बीपीएससी का एग्जाम आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि नवंबर 1858 ईस्वी को अमर सिंह की मृत्यु एक बीमारी के कारण हो गई। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि अमर सिंह की मृत्यु कब हुई तो 1858 ईस्वी में हुई और किस वजह से हुई? तो बीमारी के कारण हुई, ठीक है, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट हमारा आता है पीर अली। पीर अली के बारे में कह रहा है कि क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल पीर अली पटना सिटी में एक पुस्तक विक्रेता थे। मतलब पीर अली सबसे पहला बात कि वो क्रांतिकारी गतिविधि में शामिल थे और कहाँ के रहने वाले थे? तो पटना सिटी के रहने वाले थे। और पटना सिटी में वो काम क्या करते थे? तो पुस्तक विक्रेता का काम करते थे, मतलब पुस्तक बेचते थे वो। फिर है 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान पीर अली और इनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब अगर क्वेश्चन पूछे कि पीर अली को कब गिरफ्तार किया गया तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान पीर अली और उनके साथियों को भी उनके साथ साथ गिरफ्तार कर लिया गया। फिर कह रहा है कि जब पटना के कमिश्नर टेलर ने फांसी से पहले पीर अली से कहा कि तुम अगर अपने नेताओं और साथियों का नाम बता दो तो तुम्हारी जान बच सकती है। इस पर पीर अली खान का जवाब था कि जिंदगी में कई ऐसे मौके आते हैं जब जान बचाना जरूरी होता है, पर जिंदगी में ऐसे मौके भी आते हैं जब जान दे देना जरूरी हो जाता है, और ये वक्त किसका है? तो जान देने। फिर कह रहा है कि 7 जुलाई 1857 ईस्वी को पीर अली और उनके कई साथियों को बीच सड़क पर फांसी पर लटका दिया गया। तो अगर कहीं पे क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछे कि पीर अली को फांसी की सजा कब हुई तो 7 जुलाई 1857 ईस्वी को। और फांसी कैसे दी गई? तो उनको और उनके कई साथियों को बीच सड़क पर फांसी पर लटका दिया गया। इनके लिए एक डायलॉग है कि देश की खातिर अंग्रेजों के हाथों फांसी पर लटक गए पीर अली खान नहीं बताया अपने साथियों का नाम। मतलब देश की खातिर वो क्या किए? फांसी पे लटक गया। मतलब उनसे जब पूछा गया कि तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम चाहो तो अपने साथियों का नाम बता दो तो तुम्हें फांसी की सजा नहीं होगी, फिर भी उन्होंने क्या किया? फांसी स्वीकार किया, बट अपने साथियों का नाम नहीं बताया।
नेक्स्ट है हमारा अली इनाम। इनके बारे में कह रहा है कि अली इनाम को 1912 ईस्वी में कलकत्ता हाई कोर्ट के प्रथम बिहारी जज के रूप में नियुक्त किया गया। मतलब क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है कि कलकत्ता हाई कोर्ट में प्रथम बिहारी जज कौन थे, तो वो कौन थे? अली इनाम थे। और उनको कब नियुक्त किया गया? तो 1912 ईस्वी में इनको नियुक्त किया गया। वही कह रहा है कि 1910 ईस्वी में ब्रिटिश द्वारा अली इनाम को सर की उपाधि दी गई। मतलब अली इनाम को सर की उपाधि कब मिली? तो 1910 ईस्वी को मिली। और किसने ये उपाधि दी? तो ब्रिटिश सरकार ने ये उपाधि दी। फिर कह रहा है 1917 ईस्वी को पटना हाई कोर्ट में अली इनाम को पटना हाई कोर्ट का जज मनोनीत किया गया। मतलब 1917 ईस्वी में इनको पटना हाई कोर्ट के जज के रूप में चुना गया। क्वेश्चन पूछ सकता है कि पटना हाई कोर्ट में जज के रूप में अली इनाम को कब नियुक्त किया गया? तो 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट केबी सहाय है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का प्रतिनिधित्व करने वाले कृष्ण बल्लभ सहायक अग्रणी नेता थे। मतलब स्वतंत्रता संग्राम जो भारत का हुआ था उसमें बिहार का प्रतिनिधित्व कौन किए थे? तो कृष्ण बल्लभ सहाय किए थे, जिनका नाम शॉर्टकट में केबी सहाय से भी लोग जानते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए इन्होंने आईसीएस का पद ठुकरा दिया। मतलब स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होना था इनको, तो वो पहले से आईसीएस के पद पे थे, तो उनको वो ठुकरा दिए। मतलब उस जॉब को वो रिजाइन कर दिए। फिर कह रहा है कि बिहार के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में कृष्ण बल्लभ सहाय को बिहार के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में भी कृष्ण बल्लभ सहाय को चुना गया। कृष्ण बल्लभ सहाय कार्य कर चुके थे, मतलब वो तीसरे मुख्यमंत्री बने थे। भूमि सुधार का जनक माना जाता है। मतलब कृष्ण बल्लभ सहाय को भूमि सुधार का जनक भी माना जाता है। 1947 ईस्वी में विधानसभा में जमींदारी प्रथा उन्मूलन का भी श्रेय कृष्ण बल्लभ सहाय को दिया जाता है। मतलब अगर जमींदारी प्रथा उन्मूलन का बात करें तो उसका श्रेय किसको जाता है? कृष्ण बल्लभ सहाय को जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दशरथ मांझी। इसके बारे में कह रहा है कि दशरथ मांझी को माउंटेन मैन के नाम से भी जाना जाता है। बिहार की इस महान विभूति ने अकेले ही अपने दम पर 22 वर्षों के लंबे प्रयास से 360 फीट लंबी, 30 फीट चौड़ी और 25 फीट ऊंची पहाड़ी को काटकर सड़क का निर्माण किया और गांव वालों की शहर से दूरी को 55 किलोमीटर से घटाकर 15 किलोमीटर कर दिया। मतलब दशरथ मांझी को माउंटेन मैन के नाम से भी जाना जाता है। और उनके गांव में, मतलब उनके गांव से शहर के बीच जो जाने का रास्ता था वो पहाड़ी की वजह से 55 किलोमीटर के अप्रॉक्स पड़ जाता था। तो उस पहाड़ी से कोई रास्ता नहीं बन रहा था, इसलिए उसने पहाड़ी को काट करके रास्ता बनाया। तो 55 किलोमीटर से घट के वो रास्ता कितने का हो गया? मात्र 15 किलोमीटर का हो गया। और इस पहाड़ी को काटने में, क्योंकि अकेले इन्होंने काम किया था, तो इसको काटने में लगभग 22 वर्ष का इनका टाइम लग गया था। 2015 में केतन मेहता ने दशरथ मांझी की जीवनी पर आधारित फिल्म मांझी द माउंटेन मैन बनाई थी। एक फिल्म भी आया था मांझी द माउंटेन मैन करके, वो 2015 में बना था, जो कि दशरथ मांझी के जीवनी पे आधारित है। उस फिल्म में सारा कुछ दिखाया गया है कि किस तरह से इन्होंने पहाड़ को काटा था। मतलब कैसे एक एक करके वो दिन रात एक करके मेहनत करके उतने ऊंचे पहाड़ को, उतने लंबे चौड़े पहाड़ को काटा। उसमें उनको बहुत टाइम लगा, क्योंकि 22 वर्ष का उम्र बहुत ज़्यादा होता है। हो सकता है वो जवानी से बूढ़े हो गए होंगे। फोटो से भी आपको पता चल रहा है कि बुढ़ापा उनका आ चुका हुआ था। नेक्स्ट हमारा है भोला पासवान शास्त्री। इनके बारे में कह रहा है कि भोला पासवान शास्त्री बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री थे। अगर क्वेश्चन रहे कि बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे, तो उनका नाम आएगा भोला पासवान शास्त्री का। फिर कह रहा है कि राष्ट्र संदेश नामक हिंदी साप्ताहिक पत्रिका का संपादन भोला पासवान शास्त्री ने किया था। मतलब एक पत्रिका आती थी राष्ट्र संदेश नाम से, उसके संपादक कौन थे? तो भोला पासवान शास्त्री थे। मतलब उसका संपादन भोला पासवान शास्त्री ने किया था। इनके बारे में आगे कह रहा है कि भोला पासवान शास्त्री 3 बार अल्प समय के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। मतलब ये 3 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन एक कंडीशन इसमें दे रहा है कि अल्प समय के लिए, मतलब बहुत कम समय के लिए इनको मुख्यमंत्री के पद पे रखा गया। अब रीजन जो भी रहा हो, बट कम ही समय के लिए मुख्यमंत्री के पद पे रहे थे। फिर कह रहा है भोला पासवान शास्त्री को राजनीति के संत के रूप में कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रहेगा ये सारा बात। इनके जीवन परिचय के बारे में कह रहा है भोला पासवान शास्त्री के बारे में कि 21 सितंबर 1914 ईस्वी में बिहार, जो कि वर्तमान के पूर्णिया जिले के बैरगाछी में जन्म हुआ था। अभी वर्तमान की बात हो रही है, तो पूर्णिया जिले के बैरगाछी में इनका जन्म हुआ था।
1938 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मतलब BHU से शास्त्री की उपाधि इन्होंने हासिल की। विधानसभा में 4 बार नेता प्रतिपक्ष रहे, राज्यसभा में भी नेता प्रतिपक्ष रहे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के पहले चेयरमैन बने। कोई संतान नहीं थी, पैतृक गांव में परिवार के लोग रहते थे। मतलब इनकी मृत्यु 9 सितंबर 1984 ईस्वी को हुई और इनके पास कोई संतान नहीं था। इसकी वजह से इनका जो भतीजा विरंची पासवान था उन्होंने ही मुखाग्नि दी थी। नेक्स्ट है बीपी मंडल। इनके बारे में कह रहा है कि 1968 ईस्वी में बीपी मंडल अल्प समय के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। कब बने थे ये बिहार के मुख्यमंत्री? 1968 ईस्वी में। फिर कह रहा है मोरारजी देसाई द्वारा गठित 5 सदस्यीय नागरिक अधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। मतलब इनको 5 सदस्यीय नागरिक अधिकार जो होता है उस आयोग का इनको अध्यक्ष भी बनाया गया। नेक्स्ट शारदा सिन्हा, नाम तो सुने ही होंगे। शारदा सिन्हा बिहार की एक लोकप्रिय गायिका है। छठ पूजा, शादी विवाह इत्यादि विषय पर इनके द्वारा गाए गीत अत्यधिक लोकप्रिय हैं। हालांकि बहुत सारे अभी सॉन्ग बजते हैं अलग अलग सिंगर के, बट इनका जो सॉन्ग है वो आज भी पॉपुलर है। शारदा सिन्हा को लोक गीतों के कारण बिहार कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। तो मतलब शारदा सिन्हा के एक और दूसरा नाम क्या है? बिहार कोकिला। शारदा सिन्हा को वर्ष 2018 ईस्वी में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। इनको पद्म भूषण कब मिला था? वर्ष 2018 में। नेक्स्ट है हमारा महासुंदरी देवी। महासुंदरी देवी का जन्म अप्रैल 1922 ईस्वी में मधुबनी जिले में हुआ था। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे कि महासुंदरी देवी का जन्म कब हुआ था तो अप्रैल 1922 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो मधुबनी जिले में हुआ था। ये बिहार के मधुबनी जिले की बात हो रही है। मिथिला पेंटिंग की निपुण कलाकारी को मधुबनी स्टेशन की दीवारों पर, जयंती जनता एक्सप्रेस के डिब्बों पर तथा दिल्ली के राज्यसभा परिसर में उकेरी कलाकृतियों में देखा जा सकता है। मतलब ये पेंटिंग करती थी और मधुबनी जो है वो मिथिला में आता है, इसलिए मधुबनी की पेंटिंग को मिथिला पेंटिंग के भी नाम से जाना जाता है। और इनकी पेंटिंग को स्टेशन की दीवार, मधुबनी के स्टेशन की दीवार पर, जयंती जनता एक्सप्रेस के डिब्बों पर और दिल्ली के राज्यसभा परिसर में, इस सारे जगहों पर देखा जा सकता है। इन्होंने मिथिला हस्तशिल्प कलाकार औद्योगिकी सहयोग समिति नामक एक सहकारी समाज की स्थापना की जो हस्तशिल्प और कलाकारों के विकास का समर्थन करता था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि महासुंदरी देवी ने किस सहकारी समाज की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मिथिला हस्तशिल्प कलाकार औद्योगिकी सहयोग समिति। फिर कह रहा है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित महासुंदरी देवी को बिहार सरकार द्वारा कला विभूति सम्मान तथा भारत सरकार द्वारा गुरु सम्मान से सम्मानित किया गया था। मतलब इनको बिहार सरकार द्वारा कला विभूति का सम्मान मिला और भारत सरकार द्वारा गुरु का सम्मान मिला। नागार्जुन की अगर बात करें तो कह रहा है कि नागार्जुन का जन्म 1911 ईस्वी में मधुबनी जिले के सतलखा नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? तो मधुबनी जिले के सतलखा नामक गांव में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में। नागार्जुन एक महान साहित्यकार थे। इनकी कविताओं में सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था से विद्रोह की झलक मिलती है। मतलब सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था जो है वो थोड़ी उटपटांग रही होगी, तो इनकी कविता से उसमें विद्रोह की झलक देखने को मिलती है। इनकी रचनाएं हिंदी के अलावा मैथिली में भी देखने को मिलती है। क्योंकि ये मधुबनी के थे तो मैथिली भाषा इनकी थी, तो मैथिली में भी इनकी रचनाएं देखने को मिलती है। फिर कह रहा है कि नागार्जुन द्वारा रचित मैथिली पत्रहीन नग्न गाछ, मतलब एक कविता का नाम है। ये कविताओं का एक संग्रह है जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मतलब इसमें पत्रहीन नग्न गाछ उनकी बहुत सारी कविताओं में से एक कविता है और जिसको क्या मिला? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नागार्जुन की प्रमुख कृतियाँ युगधारा, प्यासी पथराई आँखें, सतरंगे पंखों वाली, तुमको कहा था, तालाब की मछलियाँ, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, भस्मांकुर, बलचनमा, रतिनाथ की चाची, नई पौध, कुंभी पाक, उग्र तारा, दीपक, विश्वबंधु, ये सब इनकी कुछ कृतियाँ थी। नेक्स्ट हमारा है फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु के बारे में कह रहा है कि इनका जन्म मार्च 1921 ईस्वी को अररिया जिले के औराही हिंगना गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? तो अररिया जिले के औराही हिंगना नामक गांव में हुआ था। और कब हुआ था? तो मार्च 1921 ईस्वी को।
फिर कह रहा है कि फणीश्वरनाथ द्वारा रचित अधिकांश कृतियों ग्रामीण परिवेश से जुड़ी हुई है। मतलब इनकी जो कृतियाँ थी वो किससे जुड़ी थी, तो ग्रामीण परिवेश से जुड़ी हुई थी। फणीश्वरनाथ रेणु की प्रसिद्ध रचना मैला आंचल, जो आज के टाइम में भी फेमस है, 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जिसके कारण फणीश्वरनाथ रेणु को साहित्यिक योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मतलब इनको कब पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो 1954 ईस्वी में जो मैला आंचल नाम की एक रचना ये किए हुए थे, उसी के वजह से इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। हिंदी उपन्यासों की दुनिया में आंचलिकता को आंदोलन के रूप में आरंभ करने का श्रेय फणीश्वरनाथ रेणु के आंचलिक उपन्यास मैला आंचल को कहा जाता है। रेणु की प्रसिद्ध कृतियाँ, रेणु मतलब फणीश्वरनाथ रेणु की बात कर रहा है, इनकी कृतियाँ क्या सब है प्रसिद्ध जो है वो है मैला आंचल, एक आदिम, रात्रि की महक, जुलूस, दोपहर की धूप, ये सब इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को अभी तक जितना हम लोग थ्योरी पढ़े हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जो कि बीपीएससी के प्रधान शिक्षक वाले एग्जाम में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते चलते हैं, ताकि हमें अंदाज़ा लगे कि हम जो पढ़े हैं वो हमें समझ में आया कि नहीं, और अगर समझ में आया तो सॉल्व करेंगे, और अगर सॉल्व नहीं हो पाया तो फिर से इसको अच्छे से हम पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, क्योंकि बस माइंड में यही बैठा के चलिए कि चाहे कुछ भी हो नौकरी लेकर रहेंगे। क्वेश्चन है हमारा, हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म किस गांव में हुआ था। तो ऑप्शन हमारा है सतबरवा, सिमरिया, पचौरा, औराही, हिंगना, और इनमें से कोई नहीं। तो अभी जस्ट हम बताए थे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो बिहार के अररिया जिले के औराही हिंगना नामक गांव में हुआ था। और इनका जन्म कब हुआ था, तो 4 मार्च 1921 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट हमारा है भिखारी ठाकुर। इनके बारे में कह रहा है कि भिखारी ठाकुर का जन्म वर्ष 1887 ईस्वी में सारण जिले के कुतुबपुर गांव में एक नाई परिवार में हुआ। मतलब इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो सारण जिले के कुतुबपुर गांव में हुआ था। और किस परिवार में हुआ था, तो नाई परिवार में इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म कब हुआ था, तो 1887 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। पिछली वीडियो में भी भिखारी ठाकुर के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखे थे। एक क्वेश्चन था पिछली वीडियो में कि भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर था भिखारी ठाकुर। उसमें भी हम लोग डिटेल पढ़े हुए थे इनके बारे में, यहाँ पे और थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। फिर कह रहा है कि भिखारी ठाकुर द्वारा लोकप्रिय भोजपुरी साहित्य की रचना की गई, जिसमें सामाजिक चेतना और समाज की नैतिकता को कवि, गायक और नाटककार के रूप में दिखाया जाता था। आगे कह रहा है भिखारी ठाकुर की प्रसिद्ध कृतियाँ हैं बेटी बेचवा, विदेशिया, राधे श्याम बहार, पुत्र बधू, भाई विरोध, गंगा स्नान, विधवा विलाप, गबर पिचोर, ननद भौजाई, कलयुग प्रेम, ये सब इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ। बिहार सरकार प्रतिवर्ष भोजपुरी साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले साहित्यकारों को भिखारी ठाकुर भोजपुरी सम्मान से सम्मानित करती है। ध्यान रहेगा कि भोजपुरी साहित्य के क्षेत्र में जो भी भूमिका निभाते हैं उन साहित्यकारों को किस सम्मान से सम्मानित किया जाता है, तो भिखारी ठाकुर भोजपुरी सम्मान। इस सम्मान का ही नाम है भिखारी ठाकुर भोजपुरी सम्मान, और इसी से उन्हें सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर के बारे में कह रहा है कि इनका जन्म सितंबर 1908 ईस्वी को बेगूसराय जिले के सिमरिया ग्राम में हुआ था। ध्यान रहेगा कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो सिमरिया गांव में हुआ था, और जो किधर है, तो बेगूसराय जिले में है। और इनका जन्म हुआ कब था, तो सितंबर 1908 ईस्वी को। राष्ट्र कवि के नाम से प्रसिद्ध महान कवि दिनकर की अधिकांश कविताएं राष्ट्र प्रेम को दर्शाती है। मतलब ये राष्ट्र प्रेम से रिलेटेड ये कविता लिखते थे, इसलिए इनको राष्ट्र कवि के नाम से भी पुकारा जाता है। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि थे। वीर रस कहने का यहाँ पे सेंस हुआ कि यहाँ जो भी ये कविता लिखते थे उसमें वीरता की झलक दिखाई पड़ती थी। रामधारी सिंह दिनकर बिहार विद्यालय के मुजफ्फरपुर में स्नातकोत्तर हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष रहे थे। मतलब ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो मुजफ्फरपुर की बात हो रही है, तो उसमें स्नातकोत्तर में हिंदी विभाग के ये विभाग के अध्यक्ष भी रहे हुए थे। रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध कृतियां हैं उर्वशी, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, रेणुका, इंदु गीत, ये सब इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृत के 4 अध्याय नील कुसुम, सामधेनी, सीपी और शंख, परशुराम की प्रतीक्षा एवं हारे को हरिनाम इत्यादि के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा उर्वशी के लिए
1972 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ये सब भी आपको ध्यान रखना होगा कि किस कवि को या किस लेखक को किस ईस्वी में पुरस्कार मिला और किस चीज़ के लिए पुरस्कार मिला और कौन सा पुरस्कार मिला। ये सारा चीज़ आपके माइंड में एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट बना हुआ इसका रहना चाहिए। अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस वीडियो के लिए नोट्स बना सकते हैं। दोबारा पढ़ने के लिए घर पे आप नोट्स बनाइए। इस वीडियो के PDF फाइल का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और आसानी से आप नोट्स बनाइए और फिर उसको बार बार रिपीट करिए। क्योंकि BPSC का कोई भी एग्ज़ाम आज तक हुआ है उसमें बिहार का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है और अभी हम लोग जो भी बात कर रहे हैं वो सारा कुछ बिहार से रिलेटेड कर रहे हैं। तो ये एक एक टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि किस टॉपिक का क्वेश्चन पूछ देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। नेक्स्ट है हमारा रामवृक्ष बेनीपुरी। इनके बारे में कह रहा है कि इनका जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव के एक भूमिहार ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मतलब रामवृक्ष बेनीपुरी के बारे में अगर पूछे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था तो मुजफ्फरपुर जिले में हुआ था। और किस गांव में हुआ था तो बेनीपुर गांव में हुआ था। और किस परिवार में हुआ था तो भूमिहार ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके बारे में कह रहा है कि रामवृक्ष बेनीपुरी को उनके साहित्य, क्रांतिकारी विचार, पत्रकारिता और संपादकीय कौशल जैसी अनेक भूमिकाओं के कारण कलम के सिपाही भी कहा जाता है। मतलब इनका दूसरा नाम या इनका निक नेम हम कलम का सिपाही बोल सकते हैं। फिर कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय अपनी प्रसिद्ध रचनाओं के कारण 8 वर्ष तक जेल में बिताए, जो इनके देश के प्रति समर्पण को दिखलाता है। मतलब 8 वर्ष का उम्र अगर जेल में बिताना है तो वो तो बहुत ज़्यादा हो गया ना। तो इसके लिए राष्ट्र के प्रति समर्पण की भाव झलकती है, क्योंकि ये स्वतंत्रता संग्राम उस समय चल रहा था और उस समय इनकी प्रसिद्ध रचना के कारण इनको ऐसा हुआ था। मतलब स्वतंत्रता संग्राम के समय जो भी कवि हुआ करते थे, मतलब जो कविता या कहानी इस तरह का कुछ लिखते थे, तो उससे देश प्रेम झलकता था और इसकी वजह से अंग्रेज जो भी थे वो उनसे चिढ़ते थे और उनको किसी को अलग अलग दंड दिया करते थे। प्रसिद्ध नाटक अम्बपाली की रचना रामवृक्ष बेनीपुरी ने हजारीबाग सेंट्रल जेल में की थी। मतलब जब वो सेंट्रल जेल में थे, और किस सेंट्रल जेल में थे तो हजारीबाग सेंट्रल जेल में थे, और उस जेल में रहते हुए भी उन्होंने अम्बपाली नामक नाटक की रचना की थी। रामवृक्ष बेनीपुरी की प्रसिद्ध रचनाएं कैदी की पत्नी, मतलब जिस समय वो जेल में थे उसी समय इन्होंने इसकी रचना की थी। माटी की मूरत, सीता की माँ, लाल तारा, चिता के फूल, संघमित्रा, शकुंतला, नेत्रदान, गांव के देवता, नया समाज, विजेता, ये सब इनकी प्रसिद्ध रचना है। तो इस सब को भी आप माइंड में कॉन्सेप्ट इसका बनाइए, 1 से 2 बार पढ़िएगा, ऑटोमेटिक कॉन्सेप्ट बन जाए। नेक्स्ट है विद्यापति। विद्यापति का जन्म लगभग 1380 ईस्वी के आसपास मधुबनी जिले के बिस्फी गांव में हुआ था। मधुबनी जिला में बिस्फी पड़ता है। अगर मधुबनी से कोई लोग देख रहे होंगे तो उनको अच्छे से पता होगा बिस्फी के बारे में। विद्यापति को मैथिल कोकिल के रूप में भी जाना जाता है। श्रृंगार एवं शास्त्र की महाकवि विद्यापति के अनेक राजाओं के दरबार में सम्मानजनक स्थान प्राप्त किया तथा मैथिली को अपने उत्कर्ष पर पहुंचाया। फिर इनके बारे में कह रहा है कि विद्यापति की प्रमुख कृतियां हैं मणि मंजरा, पुरुष परीक्षा, कीर्तिकला, कीर्तिपताका, गोरक्ष विजय, मणि मंजरा, पदावली, ये सब इनकी प्रमुख कृतियां। नेक्स्ट हमारा है विदेश्वर पाठक। विदेश्वर पाठक का जन्म 2 अप्रैल 1943 ईस्वी को बिहार के रामपुर नामक गांव में हुआ था। विदेश्वर पाठक द्वारा 1970 ईस्वी में सुलभ इंटरनेशनल नामक स्थापना की गई। सुलभ इंटरनेशनल का कार्य मानव अधिकार, पर्यावरणीय स्वच्छता, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों और शिक्षा द्वारा सामाजिक परिवर्तन पर ध्यान देना। ये तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि विदेश्वर पाठक का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म 2 अप्रैल 1943 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ हुआ था तो बिहार के रामपुर में हुआ था। इस सामाजिक कार्यों के लिए विदेश्वर पाठक को पद्म विभूषण, पद्म भूषण, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार आदि से सम्मानित किया जा चुका। बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान का जन्म 21 मार्च 1916 ईस्वी को बिहार के बक्सर जिले के डुमरांव नामक स्थान पर हुआ था। मशहूर संगीतज्ञ एवं महान शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान का वास्तविक नाम कमरुद्दीन, मतलब ये शहनाई वादक थे। बिस्मिल्लाह खान ने 15 अगस्त 1947 ईस्वी को लाल किले में आयोजित समारोह में शहनाई का वादन किया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है
कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म कब हुआ, तो 21 मार्च 1916 ईस्वी को हुआ। और कहाँ हुआ, तो बिहार के बक्सर जिले के डुमराव नामक गांव में हुआ। और ये किस चीज़ के लिए मशहूर थे, तो ये शहनाई बजाते थे, मतलब शहनाई वादक के रूप में ये मशहूर थे। बिस्मिल्लाह खां को 1956 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1961 में पद्मश्री, 1968 में पद्म भूषण, 1980 में पद्म विभूषण, 2011 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मतलब इनको इतने सारे पुरस्कार मिले हुए हैं। बिस्मिल्लाह खां की मृत्यु 21 अगस्त 2006 ईस्वी को हो गई। नेक्स्ट है श्री रामविलास पासवान। इनके बारे में कह रहा है कि श्री रामविलास पासवान का जन्म बिहार के खगड़िया जिले के एक दलित परिवार में वर्ष 1946 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो खगड़िया जिले के दलित परिवार में हुआ था। और कब हुआ था, तो 1946 ईस्वी में। रामविलास पासवान को दशकों तक केंद्र सरकार में मंत्री तथा 8 बार लोकसभा के सदस्य रहे। इन्होंने आपातकाल का पूरा दौर जेल में गुजारा था। आपातकाल पश्चात जनता दल में ये शामिल हो गए। आपातकाल का मतलब इमरजेंसी से है। उस समय अंग्रेजों के टाइम में अक्सर इमरजेंसी आपातकाल लगती थी, तो उस दौरान ये कहाँ थे, तो जेल में वो गुजारे थे। रामविलास पासवान को वर्ष 2021 में मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ध्यान रहेगा कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि रामविलास पासवान को कब पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वर्ष 2021 में। लेकिन उस टाइम वो क्या थे, तो मर चुके थे। ध्यान रहेगा। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया, तो आंसर दे रहा है जनता पार्टी, भारतीय लोक दल, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। आगे हम देखते हैं डिटेल में। कह रहा है रामविलास पासवान ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से की। वे 1969 ईस्वी में बिहार विधानसभा के लिए चुने गए थे। बाद में वह 1974 ईस्वी में लोक दल में शामिल हो गए और इसके सचिव बने। उन्होंने पहली बार 1977 ईस्वी में हाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के सदस्य के रूप में लोकसभा में प्रवेश किए। वह 1980, 1989, 1991, 1996, 1998, 1999, 2004 और 2014 में फिर से चुने गए। मतलब ये जनता पार्टी के सदस्य के रूप में कितने बार चुने गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार चुने गए। ठीक है, ध्यान रहेगा 8 बार ये जनता पार्टी के सदस्य के रूप में चुने गए। और सबसे पहला उनको कब चुना गया था, तो 1977 ईस्वी में इनको चुना गया था और हाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र में उनको चुना गया था। तो 8 और 1 ये मिला करके कितना बार हो गया, 9 बार इनको चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक, बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए, तो पहला है ऑप्शन हमारा 10वीं लोकसभा, दूसरा है 11वीं लोकसभा, तीसरा है 12वीं लोकसभा, चौथा है 13वीं लोकसभा। तो आंसर हमारा हो जाएगा सेकेंड 11वीं लोकसभा। इनके बारे में और डिटेल समझ लेते हैं। कह रहा है कि रघुवंश प्रसाद सिंह ने लोकसभा में बिहार के वैशाली निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। रघुवंश प्रसाद सिंह ने लगातार 5 बार लोकसभा में बिहार से वैशाली निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वह 3 बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे। विधानसभा में उन्होंने बेलसंड का प्रतिनिधित्व किया। 5 बार निर्वाचन क्षेत्र अर्थात 5 बार बेलसंड निर्वाचन क्षेत्र से वो प्रतिनिधित्व किए। हाल ही में 13 सितंबर 2020 को 74 वर्ष की आयु में कोविड-19 की जटिलताओं से उनकी मृत्यु हो गई। ध्यान रहेगा कि रघुवंश प्रसाद की मृत्यु कब हुई, तो 13 सितंबर 2020 को हुई थी। और उस टाइम किस वजह से मृत्यु हुई थी, तो कोविड-19 की वजह से हुई थी। क्वेश्चन है मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया, ऑप्शन है हमारा राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद शफी, मजरूल, ब्रज किशोर प्रसाद। तो आंसर हो जाएगा हमारा मजरूल हक। ठीक है, ध्यान रहेगा ये सारा आपका बीपीएससी प्रधान शिक्षक में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसे स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, इसको देखिए, क्योंकि जो भी आपका क्वेश्चन का पैटर्न होगा वो अप्रॉक्स इसी से रिलेटेड रहेगा। और हमने डिटेल सिलेबस का एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है जिसमें सारे टॉपिक्स को एक एक कन्फ्यूज़न को हम दूर किए हुए हैं। तो आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप आसानी से उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार के कृषक नेता थे। बिहार किसान सभा का गठन
स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। ध्यान रहेगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती कौन थे? तो बिहार के एक कृषक थे और वो नेता भी थे, और बिहार किसान सभा का गठन इन्होंने ही किया था। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा की स्थापना अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती के अध्यक्ष और एनजी रंगा के महासचिव के रूप में की गई। स्वामी विद्यानंद 1919-20 ईस्वी में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय? तो इसका ऑप्शन है छपरा, दिल्ली, लखनऊ और पटना। तो आंसर हमारा हो जाएगा छपरा। इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। कह रहा है कि राहुल सांकृत्यान बिहार के छपरा जिले में 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। उनके मूल नाम केदारनाथ पांडे था। राहुल सांकृत्यान और नागनारायण जैसे स्थानीय नेताओं ने बिहार के छपरा में असहयोग का संदेश फैलाया। महापंडित राहुल सांकृत्यान, जिन्हें हिंदी यात्रा साहित्य का जनक भी कहा जाता, मतलब राहुल सांकृत्यान को हिंदी यात्रा साहित्य का जनक भी कहा जाता। 1920-22 ईस्वी में जो महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया उसमें भी ये शामिल थे। क्वेश्चन है हमारा, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के रूप पद से त्यागपत्र कब दिया? तो ऑप्शन है 1942, 1930, 1913, 1911। तो आंसर हमारा हो जाएगा 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो ये बांकेपुर जेल का बात हो रहा है। राजेंद्र बाबू को 9 अगस्त 1942 ईस्वी को दोपहर 11-12 बजे दिन में सदाकत आश्रम से गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें बांकीपुर जेल में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पर आसीन हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना नगर पालिका के चेयरमैन के पद पे वो आसीन हुए थे, मतलब पटना नगर पालिका का चेयरमैन उन्हें घोषित किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न प्राप्त करने वालों में से एक थे। मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब मिला था? तो कह रहा है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 1962 ईस्वी की बात हो रही, मतलब इनको 1962 ईस्वी में भारत रत्न प्राप्त हुआ। वहीं मरणोपरांत, मतलब मरने के बाद भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो लाल बहादुर शास्त्री हैं, जो कि 1966 ईस्वी में उनको भारत रत्न पाने वाली पहली महिला की अगर बात करें तो वो इंदिरा गांधी है, उनको 1971 में मिला। उसके बाद है भारत रत्न पाने वाले विदेशी कौन है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको 1987 ईस्वी में भारत रत्न प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे क्वेश्चन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात कर रहा था, तो 1962 ईस्वी में इनको भारत रत्न की प्राप्ति हुई। फिर है 1976 ईस्वी में फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना की गई थी। तो मतलब कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक जो एक राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी, वो किन्होंने किया था? तो जगजीवन राम, इन्होंने ही कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना की थी। और कब की थी? तो 1976 ईस्वी में। डिटेल इसके बारे में कह रहा है कि बाबू जगजीवन लोकप्रिय रूप में बाबूजी के रूप में जाना जाता है। एक राष्ट्रीय नेता, एक स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक न्याय का एक योद्धा, दलित वर्ग के नेता और एक उत्कृष्ट सांसद। 1931 ईस्वी में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि कांग्रेस पार्टी के नाम से जाना जाता है, उसके सदस्य बने। वह 1934-35 ईस्वी में अछूतों के लिए समानता प्राप्त करने के लिए संपीत संगठन ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज लीग के नींव में सहायक। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए इंस्पिरेशन होगा।